बेटी का ससुराल। कहते हैं बहू भी बेटी जैसी होती है, पर सिर्फ ऐसा कहते हैं। सच्चाई तो इससे उतनी ही अलग है जितना कि दूध और पानी। ऐसी ही एक कहानी कनकपुर गांव के चुन्ना प्रसाद जी के परिवार की है, जो कि आज अपने बेटे के लिए लड़की देखने गए हैं। अच्छे सूट बूट के साथ पूरा परिवार जुबान पर शहद लगा कर गया है। तो चलिए आइए देखते हैं इनकी कहानी। हमें आपकी बेटी नीतू बहुत पसंद है। हम नीतू को बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी की तरह रखेंगे। अजी आप भी बेटी की तरह? मतलब ये कहिए नीतू भी आज से हमारी बेटी है। तो फिर ये रिश्ता पक्का सुमित्रा जी? हाँ जी रिश्ता पक्का। आप तो बस अगले महीने शादी की तैयारी करिए। पवन बेटा, तुम्हें ये रिश्ता पसंद तो है ना? अरे चुप रहिए जी, आप भी कुछ बोलने लगते हैं। पवन क्या बोलेगा? मैंने रिश्ता तय कर दिया, मतलब बात पक्की। अरे भाग्यमान, मैं तो पिछले 25 साल से चुप ही हूँ। आज सोचा बेटे का ब्याह की बात है तो कुछ बोल लूँ। चिन्ना प्रसाद की बात सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। इसी बीच पवन और नीतू की आंखें चार हुई। एक नज़र एक दूसरे को देखने के बाद दोनों ने शर्म से नजरें झुका ली और अगले ही महीने बड़ी धूमधाम से नीतू और पवन की शादी हो गई। लाल जोड़े में सजी नीतू घर में प्रवेश करने के लिए चौखट पर खड़ी थी। अरे उर्मिला बहू, और कितनी देर लगाएगी आरती की थाल लाने में? जल्दी आ। सास की आवाज सुनते ही उर्मिला जल्दी जल्दी थाल सजाकर दरवाजे की ओर बढ़ी। क्योंकि थाल में दिया जल रहा था, इसलिए उसकी चाल कुछ धीरे थी। अरे उर्मिला, पैरों में मेहंदी लगा रखी है क्या, जो रेंग रेंग करा रही है? जैसे तेज तुम्हारी जुबान चलती है वैसी तेज चाल भी रखा करो। वो माँ जी दिया। अरे बस बस, अपनी ये कटनी सी जबान बंद रखो। इतनी भी अकल तुम्हारे घर वालों ने नहीं दी कि बड़ों से जुबान नहीं लड़ाते। सब मेहमानों के सामने सास की दलकार सुनकर बेचारी उर्मिला की आंखों में आंसू आ गए। वो बिना कुछ बोले चुपचाप नीतू के स्वागत की रस्म करने लगी। नीतू अपनी सास के इस बदले रूप को देखकर हैरान थी। सास का जेठानी को सबके सामने ऐसे डांटना नीतू को भी अच्छा नहीं लगा, पर मेहमान होने की वजह से वो कुछ बोल नहीं पाई। धीरे धीरे सब मेहमान चले गए और अगले ही दिन नीतू की पहली रसोई थी। पूरा परिवार खाने पर बैठ गया था। अरे नीतू, कब लाएगी खाना? खाना बना रही है या बिरबल की खिचड़ी? यहाँ भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे। बस माँ जी, आई 10 मिनट में। इतना सुनते ही सुमित्रा गुस्से से भड़क गई। उसने खाने के टेबल पर से प्लेट उठाकर पटक दी। उसका ये गुस्सा देखकर परिवार के सब सदस्य सब समझ गए थे, पर डर के मारे कोई कुछ नहीं बोल पाया। घबराई नीतू फटाफट दाल में नमक मिर्च डालकर खाना तैयार कर देती है और जल्दी से आकर खाना टेबल पर लगा देती है। सुमित्रा का चेहरा गुस्से से लाल था। उसकी तिरछी नजर बस नीतू पर थी और खाना देखते ही वो और भड़क गई। ये क्या है? खाने में सिर्फ दाल सब्जी रायता, और मीठा कहाँ है? वो कौन बनाएगा आकर, तुम्हारी माँ? अपनी सास का गुस्सा देखकर नीतू डर से थर थर कांपने लगी। इससे पहले कि वो कुछ जवाब देती, पवन बीच बचाव करते हुए बोल उठा ताकि मामला शांत हो जाए। अरे माँ, कोई बात नहीं, नीतू को हमारे घर आए अभी 1 दिन तो हुआ है। ये लो, अब यही सुनना बाकी रह गया था। ये अभी से बन गए जोरू के गुलाम। और तुम नीतू बहू, तुम्हारे मुंह में क्या दही जमा हुआ है? बोलती क्यों नहीं हो? खाने में रायता और मीठा क्यों नहीं बनाया? हाँ भाभी, तुमने रायता और मीठा क्यों नहीं बनाया? माँ इसके बिना खाना नहीं खाती। ओ माँ जी, मुझे पता नहीं था कि आपको बिना रायते और मीठा के खाना पसंद नहीं है। ये लो, ऐसे तो तुम्हारी जबान 7 गज की है और तुम्हें ये नहीं पता? हट जाओ मेरी नजरों के सामने से, जाओ। इतना कहकर सुमित्रा गुस्से से तमतमाती हुई खाने के टेबल से उठ गई और पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। नीतू को सास के इस रवैये से बहुत तकलीफ हुई। वो अपने कमरे में जाकर सिसक सिसक कर रोने लगी। तभी उसकी जिठानी उर्मिला उसे समझाने के लिए पहुंच गई। मत रो बहन, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। जी, अगर मुझसे गलती हुई थी तो माँ जी मुझे अकेले में भी तो डांट सकती थी। मुझे यूं पूरे परिवार के सामने डांटना बहुत बुरा लगा। अब बस कर पगली, चुप हो जा। माँ जी दिल की बुरी नहीं है, बस उनका स्वभाव ही ऐसा है। नीतू को चुप करा के समझा बुझाकर उर्मिला किचन में चली गई और रात के खाने में मीठा बनाने की तैयारी करने लगी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। सास सुमित्रा जब देखो तब नीतू और उर्मिला को सबके सामने डांट देती। उर्मिला को तो ये सब सहने की आदत थी, पर नीतू को नहीं। इस वजह से उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। सुमित्रा चाहे कोई पड़ोसी हो या कोई मेहमान, किसी के भी सामने वो नीतू को डांटती थी।
बेचारी नीतू चुपचाप रोती रहती। कुछ ही दिनों में नीतू की ननद आरती की शादी की बात बन गई। आज आरती के ससुराल वाले उसकी गोद भराई की रस्म के लिए आने वाले थे। पूरे घर में जोर शोर से सारी तैयारियां हो रही थी। कुछ ही देर में सभी लोग सुमित्रा जी के घर पहुंच गए। सुमित्रा ने उन सबकी आवभगत के लिए कई तरह के व्यंजन बनवाए थे। सुमित्रा और चुन्ना प्रसाद जी ने सभी मेहमानों को बिठाया। तभी नीतू सभी के लिए पानी लेकर पहुंची और एक एक मेहमान को पानी का ग्लास पकड़ाने लगी। वो अपना काम बहुत संभल कर रही थी, पर फिर भी अचानक उसका पैर उसकी खुद की साड़ी में फंस गया, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो लड़खड़ा गई। और फिर क्या था, सारा पानी मेहमानों के ऊपर। इससे पहले कि नीतू खुद को संभाल पाती, उसके ऊपर शामत आ गई। नीतू, ये क्या बेहूदगी है? तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं कि मेहमानों को पानी कैसे दिया जाता है? ये क्या किया तुमने? सबको गिला कर दिया। वो माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती से। घबराई नीतू जल्दी जल्दी नीचे पड़े सारे ग्लास उठाने लगी, पर डर और घबराहट के मारे उसके हाथ से ग्लास छूट जाते। तुम्हारी दीदों का तो पानी ही मर गया। मेरे कहने के बावजूद भी बार बार ग्लास गिरा रही है। छी छी छी, बेशर्मी की भी हद होती है। तुम्हारे माँ बाप ने क्या तुम्हें कोई भी काम ढंग से करना नहीं सिखाया? जो करती हो सब गलत करती हो। माँ जी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो मेरा पैर फंस गया था। माँ बस भी करिए, यूं सबके सामने अच्छा लगता है क्या? तुमसे बोलने के लिए कहा गया क्या? चुप कर तू। नीतू बहू, मेहमानों के सामने जुबान चलाती हो तुम। अब अंदर जाओ और ढंग की चाय बना कर लाओ। हर काम बेढंग का। हमारे तो कर्म ही फुट गए जब से ये आई है। अरे कोई बात नहीं समधन जी, बच्चों से गलतियां हो जाती है, छोड़िए इस बात को। हाँ भाग्यवान, छोड़ो इस बात को, तुम तो एक बात के पीछे ही पड़ जाती हो। अपने पति चुन्ना प्रसाद की बात सुनकर सुमित्रा को जोरदार गुस्सा आया। उसने चुन्ना जी की तरफ घूर कर देखा। चुन्ना जी ने जैसे ही सुमित्रा की आंखें देखी, उनकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। आंखों में आंसू कैसे समधन जी? आप बिल्कुल चिंता ना करें, आज से आरती हमारी बेटी हुई। ये सुनकर अपनी बहुओं को हर बात पर ताना मारने वाली कड़क सुमित्रा की आंखों में सच में आंसू आ गए। आते भी क्यों ना भाई, उसकी इकलौती बेटी अब दूसरे के घर जो जाने वाली थी। 2 महीने बाद ही बड़ी धूमधाम से आरती की शादी हो गई। विवेक संग आरती की जोड़ी खूब जम रही थी। आरती अपने ससुराल चली गई। कुछ दिनों तक तो आरती के घर में सब कुछ ठीक रहा, पर अचानक से सब कुछ बदल गया। सर्दियों के दिन थे। अपनी पड़ोसन रेखा के साथ आंगन में धूप सेक रही विमला जोर से चिल्लाई, अरे बहू सुनती हो क्या? जरा मेरे और अपनी रेखा चाची के लिए जल्दी से गरम गरम चाय और पकौड़े बनाकर लाना। जी माँ जी, अभी लाई। आरती ने कभी अपने मायके में काम नहीं किया था, इसलिए घर के कामों में वो बहुत परफेक्ट नहीं थी, पर फिर भी जल्दी जल्दी अपनी सास के लिए वो चाय और पकौड़े बनाकर उनके पास पहुंच गई। पर जैसे ही सास ने मुंह में एक पकौड़ा डाला तो वो बुरी तरह चीख उठी। इतनी ज्यादा मिर्ची! आरती, तुम्हें कोई काम करना आता है कि नहीं? बेसन में मिर्च डाली है या मिर्च में बेसन? मुंह जल गया मेरा। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, गलती से हो गया। अरे खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या ताक रही है? जल्दी से पानी लेकर आ। सास की डांट सुनकर आरती जल्दी से किचन की ओर भागी। पानी जल्दी ला। अरे तेरा इतना मुंह जल रहा है तो ये चाय पी ले, मुंह में कुछ मीठा जाएगा तो आराम मिलेगा। रेखा की बात सुनकर विमला ने झट से चाय का कप मुंह से लगा लिया, पर ये क्या, उसने कप भी जमीन पर पटक दिया। आरती, ये लीजिए माँ जी पानी। पानी गया भाड़ में। तुमने कसम खा रखी है क्या मुझे परेशान करने की? जब से आई हो कुछ न कुछ गड़बड़ करती रहती हो। चाय में इतनी पत्ती, इतनी कड़वी चाय। क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें चाय तक बनाना नहीं सिखाया? विमला के तेज तेज चिल्लाने की आवाज बाहर न्यूज़पेपर पढ़ रहे विमला जी के पति रामनाथ को सुनाई पड़ रही थी। अरे क्या हुआ विवेक की अम्मा, क्यों सुबह सुबह जहर उगल रही हो? ऐसी क्या आफतान पड़ी जो तुम्हारा मुंह ही बंद नहीं हो रहा? आप चुप रहिए जी, यहाँ मेरा मुंह जल गया और आप एक ही मुझे सुना रहे हैं। अरे मुंह जल गया तो नारियल का तेल लगा लो, इतना चिल्ला चिल्ला कर अपना बीपी क्यों बढ़ा रही हो? लगा तो लो जी आप अपने मुंह पर टेप, क्योंकि आपकी बातें सुन सुनकर अब मेरा सिर दर्द होने लगा है। बस इतने में ही? ये सोचो भाग्यवान, मेरा इन 30 सालों में कितना सिर दर्द हो रहा होगा। आपके कहने का मतलब क्या है? कुछ नहीं, मैं तो बस अपने दर्द का बता रहा था। विमला अपने पति रामनाथ के तानों को बहुत अच्छी तरह समझ रही थी, पर सहेली रेखा के सामने उसने पति से और बहस करना ठीक नहीं समझा। आरती, आज तुम पूरा दिन पकौड़े बनाओगी,
जब तक कि एकदम परफेक्ट पकौड़ा नहीं बन जाता चूल्हा बुझना नहीं चाहिए। यही तुम्हारी सजा है। अब हटो मेरी नजरों के सामने से। पड़ोसन रेखा चाची के सामने इतनी डांट सुनकर आरती का मन बहुत दुखी हो गया। वो सुबकते हुए वहां से चली गई और पकौड़े बनाने लगी। अब अक्सर बात बात पर आरती की सास उसे डांट लगा देती। चाहे कोई पड़ोसी हो या कोई मेहमान, वो किसी का भी लिहाज नहीं करती। आरती इन सब से काफ़ी परेशान हो जाती है और थक हार कर वो होली के त्योहार पर अपने मायके आ गई। अब उसका व्यवहार अपनी भाभीियों के लिए पहले से काफ़ी बदल गया था। वो हंसी खुशी के साथ सबके साथ रहने लगी थी। 1 महीना कब बीत गया किसी को पता नहीं चला। आज आरती के ससुराल उसके लिवावे के लिए फिर से चुन्ना प्रसाद के घर पर थे। सुमित्रा की पड़ोसन शांति देवी, जो कि आरती की चचेरी भाभी भी थी, वो आरती को विदा देने के लिए सुमित्रा के घर पर थी। सभी बातों में मशगूल थे। नाश्ता हुआ और फिर खाने का समय आ गया। सुमित्रा के साथ साथ आरती के ससुराल वाले खाने के टेबल पर बैठ गए। अरे नीतू बहू, खाना जल्दी से लेकर आ। सास सुमित्रा की बात सुनकर नीतू दौड़ी दौड़ी उनके पास आ गई। ये क्या, खाना कहाँ है? वो माँ जी, अभी खाने में कुछ देर और लगेगी। नीतू, तुम्हें कभी कोई काम ठीक से करना आता भी है? मैंने कहा था खाना जल्दी बना देना, पर तुम्हें तो सब अपने मन का करना है। माँ जी, मैंने जल्दी ही बना दिया था। रोटी बनानी बाकी थी कि अचानक गैस खत्म हो गई। बहाने मत बनाओ। सब जानते हैं कि तुम्हें मेरी बात की कोई परवाह ही नहीं। तुम्हें तो मेहमानों के सामने हमारे घर की बेइज्जती करवानी थी ना। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। यहाँ खड़े खड़े माफी मांगने से रोटी नहीं बन जाएगी। जाओ किचन में और उर्मिला से कहकर गैस का इंतजाम करवाओ। अरे समधन जी, रहने दीजिए, मत डांटिए बहुरिया को। कोई बात नहीं, हम खाने में थोड़ा और इंतजार कर लेंगे। सुमित्रा को अपने समधी और दामाद का टेबल से बिना खाना खाए उठ जाना बहुत खल गया। वो नीतू को बड़बड़ाते हुए अपनी बेटी के पास चली गई, जहाँ शांति देवी और आरती बैठे हुए थे। वो सब भी बाहर की सारी बातें सुन रहे थे। देख सुमित्रा, वैसे तो मैं कहना नहीं चाहती थी, पर कहे बिना जी भी नहीं मानता। तुम तो क्या ही दो शांति, वरना तुम्हारा हाजमा खराब हो जाएगा। क्या माँ, आप भी हर समय गुस्सा ठीक नहीं है। अब इसमें चाचा जी की क्या गलती जो उन्हें सुना रही हो? अरे ना आरती, ये तो हमारी देवरानी जेठानी के बीच की बात है। हाँ, तो मैं ये कह रही थी, अब तुम्हारी बेटी ससुराल जाएगी, देखना उसे भी बहू की तरह रहना पड़ेगा, जैसे तू नीतू को रखती है। ये लो शांति, क्या ही बात कर दी तुमने। मेरी बेटी की आज तक कोई शिकायत नहीं आई और इस बार भी मेरी बेटी सबका दिल जीत लेगी। उसे कोई नहीं डांटेगा। तुम्हें क्या लगता है बहू बनने के बाद सब आसान होता है? नीतू को तुमने कितनी बार सबके सामने बेइज्जत किया है। क्या अगर आरती के साथ ऐसा हो तो तुम चुप रहोगी? अब नीतू की इतनी तरफदारी क्यों कर रही है? उसकी गलती रहती है तभी तो उसे डांट पड़ती है। पर माँ, यूँ सबके सामने भाभी को डांटना भी सही नहीं है। शांति और आरती की बात सुनकर सुमित्रा चुप हो गई। वो 1 मिनट के लिए सोच में पड़ जाती है, पर फिर वहाँ से बुदबुदाते हुए चली जाती है। कुछ देर बाद आरती की विदा हो गई। वो भारी मन से फिर से ससुराल पहुँच गई और फिर से उस पर तानों की बौछार शुरू हो गई। करीब 15 दिन बाद रामनाथ और विमला जी की शादी की सालगिरह का अवसर था। विमला ने सभी रिश्तेदारों को खाने का न्योता दिया था। सभी रिश्तेदारों के साथ नीतू, उर्मिला, चुन्ना प्रसाद और सुमित्रा भी पहुंच गए। सभी रिश्तेदार आपस में हंसी ठिठोली और बातें कर रहे थे। अरे आरती बहू, सबके लिए कॉफी लेकर आना। जी माँ जी, अभी आई। हल्का सा घूंघट निकाले आरती सभी मेहमानों के लिए कॉफ़ी लेकर पहुंच गई। उसने सबको कॉफ़ी का कप हाथ में पकड़ाया। अपनी बेटी को उसके ससुराल में यूँ परफेक्टली काम करता देख सुमित्रा ने घमंड से तिरछी नज़र नीतू और उर्मिला पर डाली। डर के मारे नीतू और उर्मिला चुपचाप नीचे देखने लगी। सभी ने कॉफ़ी की एक चुस्की ही ली थी कि विमला के भाई तेज नारायण चिल्ला उठे। इतनी चीनी कॉफी में, इतनी चीनी कौन डालता है? विमला के भाई के मुंह से इतना निकला नहीं कि विमला गुस्से से आरती पर बरस पड़ी। उसे ये भी ध्यान न रहा कि आरती के मायके वाले वहीं बैठे हैं। ये क्या है आरती बहू, तुम्हारी शादी को 3 महीने हो गए, तुम्हें अब तक चाय कॉफी बनानी नहीं आई। ये कॉफी बनाई है कि शरबत? मेरे भैया को डायबिटीज करा कर मानोगी क्या? माँ जी, वो मैं शायद गलती से मैं दूसरी बना कर लाती हूँ। अरे रहने दे, पी ली सबने तुम्हारी कॉफी कम शरबत। सास विमला की डांट से आरती की आंखों में आंसू आ गए। ये सब देखकर पहले तो सुमित्रा को बहुत गुस्सा आया, पर वो चुप रही क्योंकि समधन की बात थी। उसकी नज़र अपनी बहुओं पर गई और अचानक उसके भाव बदल गए। विमला का आरती को अब भी डांटना जारी था।
जाओ और 5 मिनट के अंदर परफेक्ट कॉफी बना कर लाओ। अच्छी कॉफी नहीं बनी तो फिर से तुम ही बनाओगी। इतना सुनने के बाद अब सुमित्रा जी से रहा नहीं गया। क्या हो रहा है ये? मेरी बेटी को सबके सामने डांट रही है आप? बहू है आपकी बेटी, सिखाने के लिए डांटना तो पड़ेगा ना। अपनी समधन का ये जवाब सुनकर सुमित्रा का मुंह खुला का खुला रह गया। उसको अपने व्यवहार का एहसास होता है जो वो रोज नीतू और उर्मिला के साथ करती थी। शाम तक सभी अपने घर आ गए। सुमित्रा के मन में एक अजीब सी उलझन चल रही थी। आखिरकार वो रात में उर्मिला और नीतू के पास पहुंची गई। अरे माँ जी, आप यहाँ किचन में? कुछ चाहिए था माँ जी, मुझे आवाज़ दे देती। नहीं नीतू बहू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। चाहिए तो सिर्फ तुम दोनों से माफ़ी। बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मुझे अब एहसास हो गया कि सबके सामने डांटना कितना गलत है। तुम दोनों को कितना बुरा लगता होगा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा। कोई बात नहीं माँ जी, आप समझ गई, यही काफ़ी है। हाँ माँ जी, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं। सुमित्रा नीतू और उर्मिला को गले से लगा लेती है और घर वालों के सामने जाकर कहती है, मैंने नीतू और उर्मिला के साथ जो किया वैसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अब मैं हर किसी को बराबरी और प्यार से ही रखूंगी। पूरा परिवार मुस्कुराते हुए सुमित्रा की बात से सहमत होता है। अब चिन्ना जी के परिवार में सब अच्छा था। दोनों बहुएं बहुत खुश थी। अब शायद आरती के ससुराल में भी उसकी सास भी बदल जाए, उसके यहाँ भी सब ठीक हो जाए, क्योंकि जो व्यवहार इंसान दूसरे के साथ करता है वही तो उसे खुद के साथ मिलता है। कहानी का संदेश: दूसरों की तकलीफ समझना और अपनी गलतियों को सुधारना ही सच्चे परिवार की पहचान है।